नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, आपको बता दें ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई 6 दिन की ईडी रिमांड कोर्ट की तरफ से मंजूर की गई है। हालांकि ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी। 28 मार्च दोपहर 2 बजे अरविंद केजरीवाल की दोबारा से कोर्ट में पेशी होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिनकी 6 दिन की रिमांड को मंजूरी कोर्ट की तरफ से दी गई है, ईडी की रिमांड पर अब 6 दिन तक रहेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ईडी की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। 28 मार्च को दोपहर 2 बजे अब अरविंद केजरीवाल की दोबारा से कोर्ट में पेशी होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, लगभग 3 घंटे तक दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी गई, बहस पूरी हुई और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और अब यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब 6 दिन तक, आने वाले 6 दिन तक वो ईडी की रिमांड पर रहेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। 28 मार्च दोपहर 2 बजे अरविंद केजरीवाल को दोबारा से पेश किया जाएगा कोर्ट में। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई और ईडी की 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया रिमांड को लेकर। तो 28 मार्च तक अब ईडी की रिमांड में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की, पूरा घटनाक्रम आपको बता देते हैं एक बार, कल से लेकर अब तक का। कल 4 बजे हाईकोर्ट की तरफ से झटका लगता है अरविंद केजरीवाल को। उसके बाद 7 बजे के करीब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है। यह कल का घटनाक्रम है और 9:14 पर यह खबर सामने आती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह की अगर बात की जाए तो यह तस्वीर और ज्यादा साफ होने लगी कि आगे किस तरह से मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती हैं। तो ईडी की तरफ से पेश किया गया राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को। 3 घंटे तक ईडी ने अपनी दलील दी। उधर दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी जो पैरवी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने अपनी दलीलें दी और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। और अब यह बात साफ हो गई कि 6 दिन की ईडी की रिमांड पर रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब कोर्ट से बाहर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा था, जब फैसला सुनाया गया उस समय की ये तस्वीरें। रिमांड मांग रही थी और उनका कहना था कि उन्हें मनी की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है। 10 दिन की मांग रहे थे, पर जज साहिबा ने सारी चीज कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। सर, क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ? देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के, जो उन्होंने कहा, बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था, ना आज के दिन का नाम है, और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहां पेश होंगे। ठीक है। तो ये जो वकील थे उनकी तरफ से बताया गया किस तरह से आज का पूरा ये घटनाक्रम रहा है। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। अमित, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये तो माना जा रहा था कि मुश्किलें तो बढ़ेंगी और रिमांड के लेकर जिस तरह से फैसला सुरक्षित रखा गया था, अब ये तस्वीर साफ हुई है। आगे का घटनाक्रम अब किस तरह से देखा जाए? जी, निश्चित रूप से विनय की आज लंबी कार्रवाई चली, लंबी प्रोसीडिंग चली है और देखिए 2:15 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट, पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया गया अरविंद केजरीवाल को और
करीब 5:15 बजे तक दलीलें हुई दोनों पक्षों की और सबने अपने अपने तरफ रखे। ईडी के जो की ओर से पेश हुए थे एएसजी राजू, उनकी ओर से दलीलें रखी गई। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और दूसरे जो एडवोकेट थे वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने अपनी दलीलें रखी। और एएसजी राजू थे, वे चाहते थे कि ईडी को रिमांड मिले और जो चाहते थे वैसा हुआ भी है और 6 दिन की रिमांड दी गई। हालांकि उन्होंने 10 दिन की रिमांड मांगी तो उनका कहना था कि मनी ट्रेल जो है, ठीक है। वो अमित, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि अब जैसे ही ये जो कोर्ट की तरफ से रिमांड को लेकर फैसला सुनाया गया है तो प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपको सुना देते हैं मंत्री आतिशी क्या कुछ इस मसले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर कह रही हैं। जिसमें कोर्ट के पास ईडी के आरोपों के आधार पर रिमांड देने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। और यही कारण है कि आज एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए में ईडी के द्वारा केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है। हमने देखा है कि किस तरह एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र 1 घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है। जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आज यह बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, 500 से ज्यादा अफसर, हजारों रेड्स, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 नेता, नंबर 4 नेता सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। जो ईडी का सारा केस है वो कैसे बना है? ईडी ने जो अपनी एप्लीकेशन जमा करी है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर है जो डराकर, धमकाकर उनसे लिए गए हैं। इसका प्रमुख उदाहरण राघव मगुंटा 16 सितंबर को बयान देते हैं कि वो दिनेश अरोड़ा को नहीं जानते, अरुण पिल्लई को नहीं जानते, विजय नायर को नहीं जानते, आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानते। उसके बाद 10 फरवरी को राघव मगुंटा को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उन पर दबाव बनाया जाता है और उसके कुछ ही दिनों बाद वो अपना बयान पलट लेते हैं और कहते हैं कि हमने 25 करोड़ रुपए दिए। तो आतिशी को आप सुन रहे थे, अमित आप भी सुन रहे होंगे कि किस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो गवाह हैं उन पर दबाव बनाया गया। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ईडी की जो रिमांड का जो नोटिस था उसको सार्वजनिक करवा रही है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए राजनीति तो इस मसले में हो रही है क्योंकि जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं उससे जो वकील पेश हुए थे जो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, उनका भी यही बात कहना था। उनका कहना था कि ईडी भी जो जांच एजेंसी है उसका काम है जांच करना, लेकिन यहाँ ईडी खुद जो है वो जज, जूरी और जल्लाद बनी हुई है। तो ऐसे में आरोप वहां भी लगे थे और आरोप बाहर भी लग रहे हैं। और देखिए अभी चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल के बीच में इस प्रकार की कार्रवाई की गई है
तो लगातार विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनके बयान आएंगे, चाहे वो INDA गठबंधन के लोग हैं या दूसरे विपक्षी दल हैं। हालांकि वे भाजपा के विरोध में है लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। तो ऐसे में आरोप उनकी तरफ से भी लगाए जा रहे हैं और आतिशी को हम सुन ही रहे थे, उनकी ओर से गंभीर आरोप जो भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए और ऐसे ही आरोप आज हरियाणा में भी कई नेताओं ने लगाए हैं। उनका कहना है कि जो भाजपा से बागी हो जाता है या जो अपने क्षेत्र में कद्दावर नेता है उन पर ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करवाती है। तो देखने वाली बात होगी इसमें क्या होगा, लेकिन एक बात तय है विनय कि 28 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में रहेंगे अरविंद केजरीवाल और एक तरह से वो जांच जो है वो ईडी अपना करना चाहती थी, वो अब पूरा कर पाएगी 6 दिन की अपनी ईडी अपनी पूछताछ के दौरान। जी ठीक है, अभी आ रहा हूं मैं आपके पास। एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है, वो सुना देते हैं आपको। और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों में बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। आज कोर्ट में कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का विशेष उल्लेख हुआ। एक बैंक ट्रांजैक्शन ऐसा जिसके अंतर्गत समीर महेंद्र 1 करोड़ की राशि मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, कोर्ट में जो मीडिया की एजेंसीज के माध्यम से दस्तावेजों में ध्यान में आता है, विजय नायर को समीर महेंद्र 2 से 4 करोड़ रुपया देते हैं। इसका भी अरविंद केजरीवाल ने खंडन नहीं किया, न ही अपने आप को इससे दरकिनार किया। आज कोर्ट में सीबीआई और इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत पीएमएलए के अंतर्गत जितने केसेस दाखिल हुए थे और जो विविध कोर्ट्स के सम्मुख पेश हुए, उसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने कोई स्पेसिफिक मंतव्य नहीं दिया। ऐसा अगर आप ऑनलाइन लीगल प्रोसीजर्स को रिपोर्ट करने वाली एंटिटीज का भी खाका पड़े तो ध्यान में आता है। केस के कुछ तथ्य हैं जो जानकारी में आता है कि आज कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत हुए। अमित, हम बात तो कर रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कहा गया, लेकिन यहां पर तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी हो या फिर इंडिया गठबंधन के नेता हो, उन पर हावी नजर आ रही है। और अरविंद केजरीवाल को लेकर खासतौर पर कहा जा रहा है कि बहुत बड़े खुलासे हुए हैं कोर्ट के अंदर जो ईडी की तरफ से बताए गए हैं।
देखिए, एक बात तो तय है विनय की जैसा यह मामला सामने आया था, देखिए 2021 में यह शराब नीति बनाई गई थी, आबकारी नीति जिसे कहा जाता है, और इसी को लेकर जो है सवाल उठे थे। उस समय के जो एलजी थे, जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने सवाल उठाए। उसके बाद एलजी ने जांच बिठा दी और वो जांच चली भी। उसके बाद यह पॉलिसी वापस ले ली गई। लेकिन इसी बीच जो घोटाला हुआ उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और देखिए, पिछली बार फरवरी 2023 में जब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। संजय सिंह आप नेता हैं और सांसद है राज्यसभा के, उनकी भी गिरफ्तारी हुई, उन्हें भी जमानत नहीं मिली। अब इस मामले में 15 मार्च को के कविता की गिरफ्तारी हुई। एमएलसी हैं आंध्र प्रदेश की और केसीआर की बेटी हैं। तो ऐसे में बड़ी गिरफ्तारियां, और चौथी गिरफ्तारी 21 मार्च को यानी कल रात को अरविंद केजरीवाल की होती है। और अब तक देखिए 32 जो इसमें आरोपी बनाए गए, उनमें 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 4 लोग जो है वो इसमें सरकारी गवाह बन चुके हैं। तो ऐसे में एक बड़ा जो घोटाला जरूर कुछ न कुछ इसमें रहा होगा, कुछ गड़बड़ियां रही होगी। इसीलिए कोर्ट भी तथ्यों को देखकर ही जमानत का निर्णय लेता है। और आम आदमी पार्टी के लिए तो जैसा मैंने पहले चर्चा में कहा था कि आज के दिन आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी त्रासदी की बात है। और खुद आतिशी भी इस बात को कह रही थी कि आम आदमी पार्टी के नेता या तो जेल में है, या बेल पर है, या बेल की कोशिश चल रही है। तो इसी यही कवायद जो उनकी चल रही है। तो देखने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या होता है, क्योंकि जो तथ्य रखे गए हैं ईडी की ओर से, देखिए वो जो हवाला के जरिए गोवा पैसे भेजे गए, गोवा के चुनाव में उस फंड का इस्तेमाल किया गया, ऐसे आरोप लगाए गए हैं और एक लंबी फहरिस्त बनाकर जो रखी गई। तो ऐसे में देखिए अब राजनीति तो होनी ही है। और इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण सदस्य अरविंद केजरीवाल जेल चले गए हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक है। और चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव चल रहा है देश में। और आम आदमी पार्टी एक मजबूती से चुनाव लड़ने वाली पार्टी थी, जिसे दिल्ली में भी, हरियाणा में भी उनके एक सदस्य खड़े हुए हैं और पंजाब में भी हो रहे हैं और साथ साथ दूसरी जगह भी होंगे। समझौते की बातचीत चल रही थी वहां किस प्रकार से सीट शेयरिंग के साथ। तो तमाम बातों को लेकर झटका जरूर लगा है। ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की शराब नीति या उसे शराब घोटाला कहें, उसको लेकर जनता के बीच जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता जो यह आपदा उनके ऊपर आई है, अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, वो उन बातों को लेकर जाएंगे। अब जनता किसके समर्थन में दिखेगी, यह अलग बात है, ये आगे की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें विनय बढ़ गई हैं और 26 मार्च तक वे कस्टडी में रहेंगे। जी, एक बड़ी खबर भी आ रही है इस बीच। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट से बाहर ले जाए जा रहे थे, जब ये फैसला सामने आया, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया है कि जेल से सरकार चलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यह कह दिया है कि जेल से सरकार चलेगी और सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। गिरफ्तारी को लेकर और उसके बाद अब ये जो रिमांड पर भेजा गया है, उस पर यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से ही सरकार चलेगी। मैं अंदर हूं या बाहर हूं उससे फर्क नहीं पड़ता, सरकार चलेगी, जेल से चलेगी। ये बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलेगी। तो अमित तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। और अमित, जिस तरह से हम आतिशी को भी सुन रहे थे, एक तो ये बात हो गई कि जेल से ही सरकार चलेगी, अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है। दूसरा एक जो ये बात कही जा रही है कि पीएमएलए के तहत केस दर्ज करवाए जा रहे हैं, फंसाया जा रहा है, जिससे कि आसानी से बाहर ना निकल पाए। ये पीएमएलए के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को भी, और साथ ही अरविंद केजरीवाल के इस रिएक्शन पे जो पहली प्रतिक्रिया आई है उस पर भी। विनय, देखिए यह महत्वपूर्ण जो एक्ट है पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत धन शोधन का जहां भी मामला सामने आता है उसमें यह एक तरह से भ्रष्टाचार निरोधक ही कानून है। और इसके तहत जो धन शोधन होता है इस तरह के मामलों में, उनमें जो यह एक्ट लगता है। और खासतौर पर जो अरविंद केजरीवाल वाला शराब मामला है, इसमें भी, और उससे पहले हेमंत सोरेन पर भी और भी कई लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई चली है। और देखिए यह गैर जमानती अपराध होते हैं जो इसमें दर्ज होते हैं और संज्ञेय अपराध इसे कहा जाता है। और इसी कड़ी में ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ
और उससे पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह है, के कविता है, सभी लोगों के खिलाफ पीएमएलए तक के एक्ट में कार्रवाई हुई है। और देखिए इस मामले में लंबी सुनवाइयां चलती है और गिरफ्तारी होती है और बचाव के जो है रास्ते कम है और इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। और जैसा कि आपने दूसरी बात कही कि अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं जेल से बाहर निकल, अभी जो कोर्ट में पेशी के बाहर निकलकर कहते हैं कि वे जेल से ही सरकार चलाएंगे। अभी तो 28 मार्च तक वे ईडी की कस्टडी में है, उसके बाद संभवतः उनका क्या दिया जाता है, क्या उन्हें फिर कस्टडी की मांग की जाती है या उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। तो ऐसे में देखिए संवैधानिक संकट तो खड़ा होता ही है। और जो आज कल से ही विनय हम हरियाणा न्यूज के दर्शकों के बीच में इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं। तो ऐसा है कि देश में एक तो सबसे पहला मामला यह सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल सीएम के पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। उससे पहले कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला चला और वो गिरफ्तार हुआ। उससे पहले उसने इस्तीफा दे दिया, अंतरिम तौर पर उसने मुख्यमंत्री भी बनाया, जयललिता ने अंतरिम तौर पर मुख्यमंत्री बनाया, लालू यादव ने इस्तीफा दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे खुद ही सरकार चलाएंगे, जेल में भी रहकर चलाएंगे। लेकिन देखिए तकनीकी तौर पर ऐसा संभव नहीं है, हालांकि संविधान इस बात की कोई व्यवस्था इसमें नहीं है, इसी वजह से वे ये बात कहते होंगे निश्चित रूप से कि जेल में बैठे रहेंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे या किसी को सौंपेंगे नहीं अपनी गद्दी। लेकिन तकनीकी तौर पर जो कारण इसमें बनते हैं विनय, वो सबसे पहला कारण है कि जेल में बैठे हुए मुलाकात का एक समय निर्धारित होता है जी। अधिवक्ता के तौर पर बार बार मिला जा सकता है, अधिवक्ता अपने क्लाइंट से, अपने जो वहां विचाराधीन कैदी है या मुजरिम है उससे बार बार मिल सकता है और परिवार के सदस्यों को भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से मिलने की इजाजत होती है। और दूसरी बात कि किसी भी सरकारी दस्तावेज पर जब मुख्यमंत्री जेल में होता है वो कागजात पर साइन करता है तो वो वैध नहीं होते, वो क्योंकि वो सिर्फ अपने मुकदमे से संबंधित कागजातों पर साइन कर सकता है। वो तमाम कागजात पर जो सरकारी कागज है उन पर मुख्यमंत्री की हैसियत से साइन करेगा तो क्या वो एलजी स्वीकार करेंगे या वो लोग स्वीकार करेंगे। तो ऐसे में कई तरह की तकनीकी दिक्कतें हैं। दूसरी और भी एक बात है कि एक और भी बात चल रही है कि क्या दिल्ली में अब राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। तो ऐसे में देखिए जब संवैधानिक संकट खड़ा होता है, मुख्यमंत्री कहते हैं वे जेल में बैठकर सरकार चलाएंगे, जेल में बैठ के कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं की जा सकती, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोई कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं की जा सकती, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केवल जो है वो कोर्ट में पेशी ही अब तक होती रही है, सरकार नहीं चली है। और दूसरी बात है कि तिहाड़ जेल में अगर उन्हें बाद में रिमांड के जो ईडी का रिमांड है उसके बाद उन्हें अगर तिहाड़ जेल भेजा जाता है तो तिहाड़ जेल के मुखिया अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार है और मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बैठकर सरकार चलाएंगे। तो इस तरह की तकनीकी दिखते हैं। और दूसरी एक और जो बात रह गई राष्ट्रपति शासन की, अगर दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा होता हुआ लगेगा एलजी को तो वो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जा सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि इसमें क्या निर्णय होता है। एक तरफ तो तकनीकी अड़चने और इसमें न्यायालय क्या व्यवस्था देता है, यह देखने वाली भी बात होती है जी। ये आज जो आपने जितने भी मुझे उदाहरण गिनवाए इनमें लालू यादव की आपने बात बताई या फिर अन्य जो भी उदाहरण आपने दिए हैं, इसमें क्या हम झारखंड के जो मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन उनको भी जोड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया था और चंपई सोरेन को उन्होंने जिम्मेदारी सौंप दी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तीसरा नाम इसमें यही है कि हेमंत सोरेन ने भी अपना इस्तीफा दिया और वो ईडी की हिरासत में आ चुके थे, उनके साथ भी ईडी पहुंची, उनके आवास तक वे पहले फरार थे और कई दिन तक वे गायब रहे। उसके बाद उन्हें ईडी पहुंची, पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान उन्हें गिरफ्त में एक तरह से हिरासत में ले लिया गया था और ईडी के साथ जाकर ही वे अपना राज्यपाल को इस्तीफा सौंप कर आए थे और उसी के साथ ही चंपई सोरेन को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो देखिए यहां क्या हो रहा है, दिल्ली में आतिशी शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली सरकार की और वे बयान देती हैं, सौरभ भारद्वाज बयान देते हैं, दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल बयान देते हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल रहेंगे। तो ऐसा देखिए तकनीकी तौर पर अड़चने तो आएंगी कि क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मुलाकातों का जो समय निर्धारित होता है, किसी भी कैदी या
विचाराधीन कैदी के लिए नियम जेल मैनुअल तय होते हैं, जेल मैनुअल के हिसाब से चलना होता है। अलग अलग राज्यों में जेल मैनुअल अपने हिसाब से है, तो दिल्ली के तिहाड़ जेल का मैनुअल क्या कहता है? और दूसरी बात इसमें यह तो है कि जो आदमी जेल के अंदर है वो सरकार कैसे चलाएगा, यह एक तरह से संकट खड़ा होने वाली ही बात है, क्योंकि ना मुलाकात है, ना कैबिनेट मीटिंग है, ना बड़े फैसलों पर जो हस्ताक्षर हो रहे हैं वो निर्णय कैसे लागू होंगे, ऐसी तमाम तकनीकी अड़चने हैं। अब इसमें न्यायालय क्या व्यवस्था देता है और किस तरह की कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात है। जी विनय, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अमित तिवारी जी, इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं इस केस से जुड़ी हुई। तो मुश्किलें जो हैं वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं और ये सवाल जो हैं अब 28 तारीख तक तो उठते रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इनके जवाब भी स्पष्ट होते नजर आ जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।